गुड इवनिंग साथियों, स्किल हब में आपका स्वागत है। मैं रितेश कुमार। चलिए आज आपको हम भूगोल के तीसरे अध्याय में लेकर चलते हैं। इसके पहले हमने भूगोल के दूसरे अध्याय में गंगा के नदी तंत्र को देखा था, जिसमें हमने गंगा के नदी तंत्र को मैप के माध्यम से देखा था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गंगा गौमुख हिमानी अर्थात उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश से बिहार में जब प्रवेश करती है तो भोजपुर और सारण के जिला में सीमा बनाते हुए बक्सर के पास चौसा के स्थान पर गंगा बिहार में प्रवेश करती है। तो पिछले क्लास में हमने आपको विस्तृत रूप से नहीं, मैप के माध्यम से गंगा नदी तंत्र को दिखाया था। जिस तरह से गंगा बिहार को दो भागों में विभाजित कर रही थी, उत्तरी गंगा का मैदान और पठारी अर्थात दक्षिणी गंगा का मैदान। जैसा हमने आपको बताया था कि उत्तरी गंगा के मैदान में जो नदियां निकल रही थी, गंगा में मिल रही थी, समाहित हो रही थी, जिसमें घाघरा था, गंडक था, बूढ़ी गंडक था, महानंदा थी, कई तरह की नदियां थी। और दक्षिणी जो पठारी भाग से भी जो नदियां, जो झारखंड के क्षेत्र से जो नदियां गंगा में मिल रही थी, उनको हमने बताया था। जो सोन था, पुनपुन था, फल्गु था, अजय, किऊल, कई तरह की जैसा कि दक्षिण बिहार से भी कुछ नदियां हैं जो गंगा में मिल रही हैं। सोन हो, पुनपुन हो, फल्गु हो, किऊल हो, अजय हो, कई इस तरह की नदियां जो गंगा में मिल रही हैं। तो आज हम बिहार के भूगोल का तीसरा पार्ट, जो हम मैप के माध्यम से दूसरा पार्ट इसके पहले के वीडियो को देखे थे, आज हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि ये नदी कहाँ से प्रवाहित हो रही है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके मिल रही है। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार के भूगोल के तीसरे अध्याय में, जहाँ गंगा नदी तंत्र को देख रहे हैं। तो गंगा नदी के बारे में दोस्तों जो हम बताना चाह रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 455 किलोमीटर है। दूसरा शब्द है देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तब गंगा कहलाती है। अर्थात दोस्तों जो भारत के नदी तंत्र है उसमें हम देखेंगे कि गंगा गौमुख हिमानी उत्तराखंड से नहीं निकलती है, वहां से भागीरथी नदी निकलती है और सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है और सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, वहीं से इनका नाम गंगा पड़ा है। तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तब गंगा कहलाती है। इसके पहले गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से भागीरथी आती है और सतोपत हिमानी से अलकनंदा आती है। देवप्रयाग में इनका मिलन स्थल है, वहीं से इनका नाम गंगा पड़ा है। गंगा नदी भोजपुर और सारण में सीमा बनाती हुई बिहार में बक्सर चौसा के पास प्रवेश करती है। गंगा नदी, जैसा कि आपको हमने मैप के माध्यम से ही बताया था, जैसे हमने आपको बताया था बिहार के मैप के बारे में बताया था कि इस तरह गंगा उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। यहाँ से घाघरा नदी भी जो सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश का बिहार में प्रवेश करती है, दो भागों में विभाजित करती है ये गंगा। तो यहीं से एक बक्सर के पास एक जगह है चौसा, जहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। हमने मैप के माध्यम से आपको इसके पिछले क्लास में बताया था। तो गंगा नदी भोजपुर और सारण में सीमा बनाती हुई बिहार में बक्सर चौसा के पास प्रवेश करती है। गंगा की जो सहायक नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन,
पुनपुन, फल्गु और बड़वा भी है। गंगा की जो सहायक नदी है, जो बिहार के मैप को हम देख रहे हैं, अर्थात भारत के नदी तंत्र को हम देखेंगे तो गंगा की और भी सहायक नदियां हैं। जो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना कहलाती है, आपको पता ही है। लेकिन हम ये बिहार के नदी तंत्र को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बिहार में इनका कौन कौन सी नदी सहायक नदियां कहलाती है। तो इसमें है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक ये उत्तर बिहार से अर्थात हिमालयन पर्वत से आती हुई नदी है जो गंगा में मिलती है। और कोसी दक्षिण भारत के जो पठारी भाग से जो प्रवेश करती है नदी, वो है सोन, पुनपुन, फल्गु, बड़वा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, अर्थात बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम और देखते हैं कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, पहले भी हमने आपको बताया था कि गंगा के नदी तंत्र में दो तरह से नदियां आकर मिलती हैं। एक उत्तर बिहार से, जो हमने आपको शिवालिक श्रेणी के पास एक सोमेश्वर श्रेणी बताया था, उत्तर बिहार से मिलती है। इसके बाद दक्षिणी बिहार अर्थात झारखंड के पठारी क्षेत्र से जो नदियां मिलती है, जहां हमने आपको रोहतास और कैमूर का भी पठारी क्षेत्र को दिखाया था, यहाँ से जो नदियाँ निकलकर गंगा में प्रवाहित होती हैं, इसको हम बारी बारी से विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मैप के माध्यम से देखा था। तो चलिए हम देखते हैं घाघरा मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, अर्थात तिब्बत के पास एक जगह मानसरोवर है। भारत के नक्शे में आपने देखा होगा कि भारत जैसे हमारा ये भाग है, ये हमारा तिब्बत है, ये नेपाल है। यहीं से एक मानसरोवर जगह है, यहीं से तिब्बत के पास से ये घाघरा नदी निकलती है और बिहार में सीवान के निकट प्रवेश करती है। बिहार में जो प्रवेश करती है वो सीवान के निकट बिहार में यह प्रवेश करती है। कौन? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है और सारण में आकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, सीवान के पास ये बिहार में प्रवेश करती है और सारण में आकर गंगा में मिल जाती है। चलिए हम देखते हैं घाघरा का अन्य नाम। घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है? तो इसको सरयू कहते हैं। मैदानी भाग में घाघरा को ही सरयू कहते हैं। दूसरा गोगरा है, करनाली, नेपाल में इसको करनाली कहा जाता है। घाघरा की सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा। चलिए इसके बाद हम उत्तर बिहार के घाघरा के बाद हम गंडक नदी को देखते हैं। गंडक नदी या काली गंडक और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। काली गंडक, काली नदी के बारे में आपको पता है, जो नेपाल से निकलती है, उन्हीं नदियों की बात हो रही है कि यह काली गंडक और त्रिशूली नदियों के मिलने से गंडक बनती है। इनका अन्य नाम नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी। नेपाल में इसको शालिग्रामी कहा जाता है। गंडक बिहार में भैंसा टोलन एक जगह है पश्चिम चंपारण में। बिहार में यह भैंसा टोलन के पास प्रवेश करती है। कौन? गंडक नदी। यह उत्तर प्रदेश बिहार के बीच, गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती हुई बहती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद की नदी है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है। बिहार के मैप में हमने आपको बताया था। चलिए आपको एक बार और हम देख लेते हैं। एक बार और हम बिहार के मैप को देखते हैं। ये हमारा पश्चिमी चंपारण का भाग है और क्या कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से, ये सोमेश्वर श्रेणी, इसके इस भाग से गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी निकलती है और यह पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, इसके नीचे पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए यह खगड़िया में गंगा नदी में
मिल जाती है। यही हमारा गंगा है। यहीं से ऐसे आते आते हमारा गंगा नदी में, खगड़िया जिले में आकर गंगा नदी में बूढ़ी गंडक मिल जाती है। और इनके अन्य नाम है सिकराना, ऊपरी भाग में इनको सिकराना कहा जाता है। और गंडक नदी के सहायक नदी है मसान, बालोर, तियूर, घनौती। इसको एक बार पुनः हम देखते हैं गंडक नदी को। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, बृहत हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं और शिवालिक हिमालय कहते हैं। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है किस किस वर्गों में बटा हुआ है, इसको हम भारत के जब भूगोल को पढ़ाएंगे या भूगोल को देखेंगे, भारत का भूगोल, तो उसमें हम देखेंगे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, जहाँ आपकी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है, केटू है, जिसकी लंबाई लगभग हमको लगता है 8611 किलोमीटर है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात वो अभी भारत में नहीं है, पीओके में पड़ता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, जिसको कंचनजंगा कहते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और इसके नीचे है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय से सटा हुआ भाग है सोमेश्वर की श्रेणी। तो जितने तरह के पर्वत हैं लगभग जिनको हम देख रहे हैं, दर्रे, जो आप लद्दाख को देखेंगे, जम्मू कश्मीर को देखेंगे, ये सारा ट्रांस हिमालय में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश जो हमारा है वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है, परंतु वो ट्रांस हिमालय पर ही स्थित है। इसलिए कभी कभी आप सवाल में देखेंगे कि ट्रांस हिमालय का भाग कौन नहीं है, इसमें आपको दे देगा ट्रांस हिमालय का भाग कौन नहीं है, जिसमें आपको दे देगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और दे देगा आपको पिरपंजाल श्रेणी। तो हिमाचल प्रदेश जो हमारा है वो पिरपंजाल श्रेणी पड़ता है। इसलिए पिरपंजाल श्रेणी यदि ऑप्शन में इस तरह का दे तो हम पिरपंजाल श्रेणी को ही आंसर देते हैं। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए हम बिहार की नदियों को देख रहे हैं। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। इनके अन्य नाम है सिकराना, ऊपरी भाग। सहायक नदी इनके हैं मसान, बालोर, तियूर, घनौती। इसके बाद की ओर एक नदी है बागमती। यह नेपाल से हिमालय में महाभारत श्रेणी से निकलती है। बागमती नेपाल से हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, सीतामढ़ी में यह प्रवेश करती है। बिहार में बागमती सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है, परंतु अब यह कमला नदी में मिल जाती है। पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी, परंतु अब यह कमला नदी में मिल जाती है। इनकी सहायक नदियां हैं लाल बकिया, लखनदेही, मनोहरा। अभी हम बागमती को देख रहे थे, जिसमें बागमती नदी के तट पर ही काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बागमती नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कोसी नदी। ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है एक गोसाई स्थान, जहाँ से ही कोसी नदी निकलती है। नेपाल में इसे सप्तकोसी कहा जाता है, इसीलिए ये 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई नदियां हैं, इसलिए इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन व बाढ़ के लिए विख्यात है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर बिहार में बाढ़ के अधिकतर कारण कोसी नदी ही है। यह मार्ग बदलने में विख्यात है और बाढ़ के कारण इसे बिहार के शोक भी कहा जाता है, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो हम कोसी नदी को देख रहे थे। नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है, इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन व बाढ़ के लिए विख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है या बिहार का अभिशाप कहा जाता है।
कोसी की सहायक नदी आमूर, तिमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती है। कोसी की सहायक नदी आमूर, तिमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती हैं। कोसी पर 1958 से 1962 के बीच कोसी परियोजना के तहत हनुमान नगर जो नेपाल में स्थित है वहीं बांध बनाया गया है। कोसी पर एक बांध है, एक परियोजना है जिसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते होंगे पूछा जाता है। ये हनुमान नगर जो नेपाल में स्थित है वहीं एक परियोजना है कोसी परियोजना, जिस पर बांध बनाकर बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं महानंदा नदी को, जो उत्तर बिहार के या गंगा के उत्तरी मैदान जो हम कह सकते हैं कि नदी तंत्र में जो हमने बांटा था उत्तर के मैदान को और दक्षिण के मैदान को, अर्थात दक्षिण के पठारी भाग जो झारखंड से है और उत्तर जो हम सोमेश्वर की श्रेणी बोल रहे थे, अर्थात जितनी भी उत्तर के क्षेत्र से अर्थात उत्तरी मैदान में आकर गंगा में नदियां मिलती है उनमें से अंतिम नदी महानंदा है। चलिए, तो महानंदा यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर महानंदा, आपको हमने बिहार के मैप में बताया था कि ये यदि बिहार का मैप है, ये यदि बिहार का, तो इस भाग से हमारा महानंदा निकलती है। तो महानंदा कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा अर्थात पश्चिम बंगाल में यह गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, बिहार अर्थात बिहार में यह किशनगंज में प्रवेश करती है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए यानी वहां से बहते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। महानंदा की सहायक नदी पैनोर, बालसार, नागर हैं। महानंदा की जो सहायक नदी है वो है पैनोर, बालसार, नागर। चलिए, हमने उत्तर बिहार से निकलने वाली सारी नदियों को देख लिया है। अब हम दक्षिण बिहार से अर्थात दक्षिण के पठारी भाग से जो नदियां निकलती है और गंगा में आकर मिलती है उन नदियों को देखते हैं। दक्षिण बिहार की नदियां, पहला नदी है कर्मनासा नदी। इसकी उत्पत्ति कैमूर के पहाड़ी से होती है। हमने आपको मैप में बताया था कि ये भाग जो हमारा है ये आपका रोहतास और कैमूर का भाग है। यहीं से हमारी कर्मनासा निकल रही है। ये भाग ये यहीं से हमारी कर्मनासा नदी निकलती है। इसकी उत्पत्ति कैमूर की पहाड़ी से होती है और ये बिहार और यूपी की सीमा निर्धारित करती है। जैसा कि आपने अभी क्या देखा, उत्तर बिहार में जो घाघरा नदी थी वो भी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारित कर रही थी। जस्ट उसके नीचे दक्षिणी भाग जो गंगा नदी के दक्षिणी मैदान है, जो पठारी भाग है झारखंड के क्षेत्र से, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों से नीचे की भाग से जो नदियां निकल रही है यह भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। और ये नदी भी चौसा बक्सर में चौसा के पास से ही गंगा में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिम नदी है। कर्मनासा नदी दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मनासा नदी, आप कितनों पुण्य किए हैं, यदि आप कर्मनासा नदी में नहा लेते हैं तो आप अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए इसे अपवित्र नदी कहा जाता है। दक्षिण बिहार की दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास अर्थात बिहार व गढ़वा जो जिले जो झारखंड में हैं, यहीं से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। अर्थात आपको पता होना चाहिए, भारत के मैप में, भारत के नक्शा में यदि आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यदि आप
मैं भाइयों उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा रफली बता दे रहा हूँ। यदि आपको पता है कि ये जो हमारा भाग है ये गुजरात का भाग है, ये गुजरात का भाग है, गुजरात के बाद ये भाग राजस्थान का, ये मध्य प्रदेश है, यहीं अमरकंटक पहाड़ी से, और हमारा बिहार तो आपको पता है कि यहाँ है, यहीं से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है सोन नदी, अर्थात यहीं से निकलती है सोन नदी और उत्तर की ओर ये प्रभावित होती है नीचे से। जैसे आपको पता भी है कि दक्षिण बिहार की नदियों में सोन नदी आता है, तो ये एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी, इसी जगह मैकाल श्रेणी से निकलती है, रोहतास बिहार में प्रवेश कर ये रोहतास में करती है, एवं गढ़वा उत्तर प्रदेश और रोहतास यहाँ हमारा सटा हुआ झारखंड है दक्षिण में, इसी दो भाग रोहतास और गढ़वा जिले के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर में, जो पटना के पास एक जगह मनेर है, मनेर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। कहा जाता है कि सोन नदी जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, यमुना की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चलिए हम सोन नदी के सहायक नदी को भी देखते हैं। तो सोन नदी के सहायक नदी है रिहंद, कान्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी के जो सहायक नदी हैं रिहंद, कान्हार, उत्तरी कोयल। तो दक्षिण बिहार की और भी नदियां जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे, और हो सकता है मेरा प्रयास रहेगा कि इनको हम एक चार्ट के माध्यम से ही बना दें कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, तब ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आसानी होगी, और आप एक दो बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथियों, मुख्य रूप से जो हमारा क्लास है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, परंतु विशेष कर ये आपको आने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के लिए उपयोगी है, इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। परंतु इसमें किसी तरह की, जैसे रेलवे है, रेलवे के कई एग्जाम होते हैं, या बिहार के किसी तरह के बिहार एसएससी हो, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे प्रश्न मिलेंगे। तो देखना ना भूलें। आप इसको एक नोट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आप इनको बार बार 2-4 बार यदि लगातार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। मैं रितेश कुमार, धन्यवाद।